इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल आंकड़ों की बाजीगरी किस तरीके से की गई है प्राइवेट सेक्टर के लिए यूपीपीसीएल ने, जरा इसको भी आपको समझाते हैं और ये आपको समझने की जरूरत है। एक तरफ जहां सरकार के निजीकरण के पक्ष में अपने तर्क हैं, वहीं कर्मचारी यूनियन लगातार इसका विरोध कर रही है और इस निजीकरण को निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की एक साजिश करार दे रही है। संघर्ष समिति के तर्क सरकारी दावों की हवा निकाल रहे हैं। अब जरा सुनिए तर्क क्या है। निजी बिजली उत्पादक कंपनियों को बिना बिजली खरीदे ही हर साल 6,761 करोड़ का भुगतान करना पड़ता है सरकार को, यह साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं जो कर्मचारी यूनियन है। महंगे दामों पर बिजली खरीद कर वितरण कंपनियों को 10,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ रहा है सरकार के ऊपर। सस्ती बिजली मतलब महंगी बिजली खरीदी जाती है, उसके बाद उन्हें सस्ती बिजली दी जाती है, सब्सिडाइज करके दी जाती है। सरकारी विभागों पर 14,400 करोड़ रुपए का बकाया बिजली का बिल है, लेकिन सरकार उसे वसूल नहीं पा रही, क्योंकि सरकारी है इसलिए वसूल नहीं पा रहे लोग। सब्सिडी मद में भी सरकार को हर साल 22,000 करोड़ का बोझ पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था सब्सिडी, क्योंकि जब सस्ती खरीदोगे जब आप जो महंगी खरीदोगे और सस्ती बेचोगे तो आपको बीच में सब्सिडाइज करना पड़ेगा। क्यों? ताकि लोगों तक वो महंगी बिजली ना पहुंचे। फिर कर्मचारियों पर इसका ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? सवाल यही है। जब सरकार सब्सिडाइज कर रही है, सरकारी बकाया नहीं वसूल पा रही है, लाइन लॉस नहीं कम कर पा रही है, उसके बाद ठीकरा सरकार केवल कर्मचारियों पर क्यों फोड़ रही है? यह आरोप है। अब कर्मचारी संघर्ष समितियां और उपभोक्ता परिषद लगातार सरकार द्वारा नामित कंसल्टेंसी का भी विरोध कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंदन की एक कंसल्टेंसी कंपनी को हायर किया गया था जो इसको इवैल्यूएट करेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की जरूरत है या नहीं, कैसे लॉस कम किया जा सकता है, कैसे सरकार के ऊपर से लायबिलिटी कम की जा सकती है। संघर्ष समिति और कर्मचारियों का आरोप है कि झूठे शपथ पत्र और तथ्य पेश करने का आरोप लगाया किस पर? उस कंसल्टेंसी कंपनी के ऊपर। इस कंपनी पर कथित तौर पर गलत जानकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने के भी आरोप लगाए हैं, जिनके आधार पर वो कंसल्टेंट बना रहा। इंजीनियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति, इंजीनियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने इस कंसल्टेंसी कंपनी की जो थॉर्टन कंपनी है, इसकी नियुक्ति निरस्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन आरोप है कि यूपीपीसीएल ने इसे दरकिनार किया और उसकी दोबारा नियुक्ति की गई। निदेशक वित्त यूपीपीसीएल की जो डायरेक्टर फाइनेंस है, निधि नारंग पर भी कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि कंपनी से मिली भगत करके उसको दोबारा यहां पर जो है अपने कंसल्टेंसी को दिया गया है। उसने घाटे की ट्रैजेक्टरी फाइलिंग में अनियमितता की है। जानबूझ करके घाटा दिखाया जा रहा है, जिससे यह बताया जा सके कि निजीकरण बेहद जरूरी है, जरूरी साबित किया जा सके, इसलिए यह काम किया जा रहा है। अब आपको जरा जल्दी से यह भी बता देते हैं कि आखिर ग्रांट थॉर्टन नाम की जो कंसल्टेंसी है, ये है क्या और कैसे काम करती है। ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है जो मुख्यतः ऑडिटिंग, टैक्स एडवाइजरी, ट्रांजैक्शन कंसल्टिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसका नाम उत्तर प्रदेश के बिजली क्षेत्र के निजीकरण के संदर्भ में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसे ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया। इसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप क्या लगे हैं कि जानबूझ करके डेटा को मैनिपुलेट किया है। ग्रांट थॉर्टन कंपनी जो है वो लंदन की कंपनी, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और ये कंपनी भारत में 15 से ज्यादा शहरों में ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का काम करती है। मर्जर और एग्जीबिशन जो और वैल्यूएशन इसका भी काम करती है। नीतिगत सलाह देना इसका काम है। ऑडिट, टैक्स, इन सब पर ये जो है अपनी कंसल्टेंसी देती है। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली वितरण के निजीकरण की प्रक्रिया में ग्रांट थॉर्टन को नियुक्त किया है एज अ कंसल्टेंट। उसकी जिम्मेदारी थी कि निजीकरण की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करे, तकनीकी दस्तावेजों का निर्माण करे, संभावित निजी खिलाड़ी हैं, मतलब कौन कौन से फील्ड में आ सकते हैं निजीकरण के, उसमें उनका भी चयन उसकी जिम्मेदारी थी। वैल्यूएशन और ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग करना भी इस कंसल्टेंसी कंपनी की जिम्मेदारी थी। यह प्रक्रिया रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS और इसके साथ
डिलोटी एंड वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्थाओं की नीति पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से करने की बात कही गई थी और इसको हायर किया गया था। लेकिन इस कंसल्टेंसी के हायर होने के बाद और ज्यादा विवाद बढ़ गया, कर्मचारियों ने संगीन आरोप लगाए। अब दरअसल उत्तर प्रदेश में ओडिशा मॉडल की तर्ज पर बिजली के निजीकरण की तैयारी की जा रही है। वो क्या जनता के लिए खतरे की घंटी है, इसको समझेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर कैसे ओडिशा मॉडल उत्तर प्रदेश में रिलेवेंट है या नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली वितरण को ओडिशा मॉडल पर आधारित PPP फ्रेमवर्क में सौंपने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में लाया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे ओडिशा में टाटा पावर के साथ 51/49 यानी 51 और 49 के रेशियो के अनुपात से सरकार ने सौदा किया, यानी 51% की इक्विटी टाटा की और 49% की उड़ीसा की सरकार की। लेकिन क्या यह मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए रेलेवेंट है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उसके सोशल स्ट्रक्चर, उसके कंज्यूमर बिहेवियर, इन सब के लिए उपयुक्त है? क्या इससे बिजली सस्ती, सुलभ और समान रह पाएगी? ये सवाल है और आपको आंकड़ों के साथ हम बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। राज्यों के बीच अगर तुलना करें तो आपको खर्च, दर और मॉडल, इन सब चीजों के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अगर आप उसको उस लिहाज से समझिए तो उड़ीसा में 4000 जो है रुपया पर किलोवाट के हिसाब से वहां पर चार्ज लगता है। वहां पर बिजली की जो कॉस्ट है वो 7 रुपए से 10 रुपए यूनिट है और टाटा पावर का काम देख रही है। इसी तरह से अगर कंपेयर करें मुंबई को, आप कंपेयर करें तो मुंबई में 5000 पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज है और वहां की बिजली की दर जानते हैं आप, 15 रुपए से भी ज्यादा है। वहां अडानी और BSES जैसी कंपनियां पूर्णतः निजी यानी कि पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन मॉडल पर वहां पर सप्लाई कर रही है। इसके साथ अगर टाटा की बात करें, मतलब अगर आगरा की बात करें तो आगरा में टोरेंट है। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश में जब आप आएंगे तो यही आपको आंकड़ा क्या जाता, 1300 से 1500 रुपया पर किलोवाट के दर से आपका जो है चार्ज लगता है। और यहां पर लाइट की अधिकतम कितनी कीमत है, 6.5 रुपए यूनिट, यानी मुंबई में 15 रुपया और जो है उड़ीसा में 7 से 10 रुपया, अधिकतम 15 रुपए, ये 6.5 रुपए 50 पैसे उत्तर प्रदेश में। अब आप सोचिए ये और जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिले हैं जहां पर जो है आपको UPPCL सप्लाई करती है, वहां 1200 से 1300 रुपए पर किलोवाट का चार्ज है और 4 रुपए 50 पैसे से लेकर 6 रुपए 50 पैसे के बीच में बिजली की दरें हैं, यानी उसका क्राइटेरिया जो है तय किए गए हैं, उसके हिसाब से बिजली की दरें तय की गई हैं। सरकारी UPPCL इस तरह सप्लाई करता है। अब सबसे बड़ी बात आप देखिए, अगर आप उड़ीसा मॉडल का जिक्र कर रहे हैं तो उड़ीसा मॉडल में आपको 5 से 7000 पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज और उत्तर प्रदेश में 1300 से 1500 रुपया पर किलोवाट, यानी कि अगर उड़ीसा मॉडल लागू होता है तो आपको कितना पे करना होगा ये आप समझिए। वहां की यूनिट चार्ज क्या है और यहां की यूनिट चार्ज क्या है, उसमें क्या डिफरेंस आएगा ये भी आप समझिए। अभी आपको और बड़े खेल दिखाते हैं और बड़ी चीजें आपको आंकड़ों के साथ समझाते हैं। आप खुद तय कीजिएगा कि निजीकरण किसके हित में है, किसके हित में नहीं है। अब हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं और समझाते हैं कैसे आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए निजीकरण को सच साबित करने की तैयारी में है ऊर्जा महकमा। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में बिजली वितरण की निजीकरण प्रक्रिया अपने चरम पर है। सरकार इसे सुधार और दक्षता का कदम बता रही है, लेकिन कुछ हालिया खुलासों ने इस नीति की मंशा और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, खासकर तब जब भारत सरकार की RDSS यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 44,094 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने के बावजूद भी जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो कुछ भी नहीं बदला, 1 इंच का फर्क नहीं आया, कोई सुधार नहीं हुआ। आपको पहले बताते हैं कि किस डिस्कॉम को कितना पैसा RDSS योजना के तहत यूपी में वितरण निगमों को मिला। अब आप उसको जरा सर देखिए, 13,539 करोड़ रुपए मिला मध्यांचल को, पश्चिमांचल को मिला 12,695 करोड़, पूर्वांचल को मिला 9,481 करोड़,
दक्षिणांचल को मिला 7,434 करोड़ और केस्को कानपुर को मिला 943 करोड़। ये सब क्यों मिला? यानी कुल मिलाकर मिला कितना? 44,094 करोड़। अब आपको ये क्यों दिया गया था? आपको मालूम है, ये दिया गया था डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, इसके साथ ट्रांसफार्मर से लेकर के आपकी जो भी लाइनें थी उनको बदलने के लिए, अपने पूरे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर है इसको रेनोवेट करने के लिए दिया गया था। लेकिन फर्क क्या हुआ, इसको भी जरा समझ लीजिए आप।